presenting complaint of fever for more than 1 month, abnormal movements for last 5 days, and vomiting after meals. The child was apparently normal. Fever for more than 1 month. एक्सरसाइज कर रहे हैं एग्जैक्टली है ना, बहुत रैंडम नहीं भागना, वो समझ में नहीं आएगा। मोर देन 1 मंथ का मतलब कुछ भी हो सकता है, 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर। अगर बता रही है तो अराउंड 14 डेज और 14 डेज में बिल्कुल क्लियर नहीं है, 1.5 मंथ ये नहीं है। मोर देन 1 मंथ बहुत है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा काम नहीं करना है, खुद ही फंस जाए है ना। इसको नीचे निकालो, इसको भी 1.5 मंथ, ठीक है। The child was apparently normal 1 month back, then developed fever, which was acute in onset, continuous, not associated with chills, and was relieved by medications. फिर से इस लाइन को पढ़ो। The child was apparently normal 1 month back, then developed fever, which was acute in onset, continuous, and not associated with chills, and was relieved by medications. ठीक है, लेकिन पहले का फीवर हुआ स्टार्ट तो एक्यूट वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। एक्यूट मतलब थोड़ा सा एक्यूट क्रोनिक जो है ना, मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या करेंगे, सडन लेमैन टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। हिस्ट्री में आप जब फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तब मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। Therefore, the last 5 days she started having abnormal movements suggestive of seizures. The episode was characterized by tightening. फीवर को और एलिबरेट नहीं करेंगे आप, Fever के बारे में आप और फिर बताएं नहीं तो आप नो बताइए, जिससे कि जो भी है जो नो अगर मानते कुछ भी नहीं बताने को तैयार है वो, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। केवल फीवर आता था, खुद से डाउन हो जाता था, या पैरासीटामोल देने पे ठीक हो जाता था, तो चीज राइगर था नहीं था, किस तरह का नेचर था, इंटरमीडिएट था, रेमिटेंट। गार्जियन बोलता है कि नहीं हमको समझ में नहीं आया, हो सकता है ना कि हमको समझ में नहीं आया, उस समय बस बुखार आता तो जाता था, हम लोग नापते नहीं थे, अनडॉक्यूमेंटेड था या कुछ भी ऐसा चीज रहेगा तो पता नहीं। तो देयर इज नो रिलेवेंट हिस्ट्री रिगार्डिंग एसोसिएटेड चीज राइगर डायमंड वेरिएशन और एनी एसोसिएटेड एग्रावेटिंग और रिलीविंग फैक्टर। तो आपको लेकिन बताना है लाइन, हम पहले भी बोले हैं कि खासकर नियोनेट में कि आपको सामने वाले को बताना है कि हमको पता है, हमको पता है ना, सामने वाले को ये बताना है। The seizure episode was characterized by tightening and stiffening of both upper limbs associated with up-rolling eyes. The episode lasted for about 1 to 2 minutes and was associated with unresponsiveness during the episode. There was no tongue bite during the episode. Along with fever and spontaneous passage bowel and bladder का हुआ है नहीं sir, नहीं बताइए, तो मेंशन कीजिए there is no history है ना regarding the bladder and bowel evacuation during the episode, और there was associated tightening of whole body, all 4 limbs था कि नहीं था? only upper limbs. हाँ, तो इसको क्लियर कट करना है, बताना है कि अपरोलिंग ऑफ आई बॉल बाइलैटरल दोनों साइड है, और क्या है Stiffening of hands, बोथ हैंड। during episodes unresponsive हो जाते हैं. लोअर लिम्ब के बारे में वो बहुत कंफर्म नहीं थी है ना, लेकिन बाइलैटरल था, यूनिलैटरल नहीं था। फिर आगे Along with the fever and seizures, the child had multiple vomiting episodes after meals. ठीक है, सीजर का कोई एग्रेवेटिंग रिलीविंग फैक्टर अपने आप ठीक हो जाता था? फीवर के बाद जस्ट होता था सीजर और फिर उसे ठीक, अब मानते हैं इस समय की बात छोड़ दें, उस समय फीवर के बाद सीजर हुआ फिर इम्प्रूव कर गया, तो इसको क्या मान के चलेंगे, किस तरह का फीवर अब तो है कि फिर इतना दिन से तो फेब्राइल सीजर तो नहीं, उस समय इसको फेब्राइल सीजर मान के इन लोग रखा हो गया, डॉक्टर जिसने देखा होगा उसने मान के रखा होगा। एक दिन में कितना एपिसोड होता है करिए, नंबर ऑफ एपिसोड पर डे, इसको आपको मेंशन करना है कि हर आप बोलिए बार बार होता था, लेकिन 2, 3, 4, 5 एपिसोड होता रहता था। इन बिटवीन द एपिसोड ये कॉन्शियसनेस गेन करती थी कि नहीं, क्यों पूछ रहे हैं? स्टेटस से इलेक्ट्रिकल से क्या डिफरेंशिएशन होता है? persistent episodes of seizure for 30 minutes or more, or recurrent episodes of seizure without gaining consciousness in between the episodes of convulsion for 40 minutes. ये तो मतलब कि क्लासिकल डेफिनेशन है। मॉडर्न में क्या मतलब कि वर्किंग डेफिनेशन क्या बोलते हैं? 5 मिनट्स। हमारे लिए क्या है, जो भी सीजर में आ रहा है वो स्टेटस में है, क्योंकि घर से चला है, यहाँ से आने में तो आधे घंटे से तो लगेंगे ही लगेंगे ना। तो हमारे पास आया तो जो भी आएगा यहाँ पे सीजर आ रहा है, उसको सीजर में ही आया है, वो तो स्टेटस में ही है, स्टेटस है। हाँ, अगर अभी सीजर नहीं आ रहा है तो फिर आपको हिस्ट्री रिलेवेंट होती है, स्टेटस में था कि नहीं। ठीक, आगे। And the child had multiple vomiting episodes after meals and is positive for typhoid for past 1 month.
ये सब नहीं बताना। अगर कुछ बताना भी है आपको तो ट्रीटमेंट हिस्ट्री में जाकर उसको जो है ना और सही में, और वो भी तब जब उसके पास कुछ एविडेंस है। यहाँ के लोग को क्या है ना कि किसी भी फीवर का ना मतलब फीवर इज सिनोनिमस विद टाइफाइड, उसको छोड़ के समझ में नहीं आता है डॉक्टर को भी, यहाँ के को भी, कि दुनिया में और भी बुखार। क्या टेस्ट था? IG देखो पहला तो हाँ ठीक है, चलो तो था तो आप बोल सकते हैं। तो अगर टाइफाइड में क्या है, एक तो IgG का बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि वो पहले भी हुआ है तो कंटिन्यू होगा। दूसरा IgM, तो IgM का कितना टाइटर पॉजिटिव, ये मतलब कि लेवल कितना था IgM का, टाइटर बहुत जगह बताता है उसमें। दूसरा कि टाइफाइड जो है ना बहुत सेंसिटिव, थोड़ा सेंसिटिव तो है लेकिन स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। उसी तरह से सीरम विडाल भी बहुत नहीं है, तो उस समय का हिस्ट्री बाकी सब रिलेवेंट है। लेकिन ठीक है, अगर आपको बताया है तो वो बताना है, लेकिन इसको इसमें नहीं बताना है। ट्रीटमेंट हिस्ट्री में तो बताएंगे ना, उसमें बताएंगे। ठीक, आगे। Past history में the child had similar complaint in और क्या, अब तो ठीक है, इतना सारा बताया। निगेटिव हिस्ट्री भी तो बताएंगे यार, फिर से बताओ, निगेटिव बताओ। Negative history में so there is no history of TB contact present, no history of head injury present, and there is no rash associated. और कोई निगेटिव हिस्ट्री पूछेंगे इनसे? देखो जब आप हिस्ट्री में प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेन और HOPI आपने पूछ लिया तो अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या क्या DD हो सकता है, तभी तो आप निगेटिव हिस्ट्री पूछेंगे। अब 1 मंथ से ज़्यादा का फीवर आपके हिसाब से, तो 40-50 दिन का फीवर अगर आ रहा है वो भी डॉक्यूमेंटेड है, अगर साथ में सीजर भी आ रहा है तो फिर क्या क्या DD हो सकता है, तब तो हम उसको देर नो हिस्ट्री मतलब क्या, एक हम मेन DD रखेंगे, बाकी सबको निगेटिव रखेंगे, अदर DD में रखेंगे, तब तो निगेटिव बताएंगे। तो क्या क्या हो सकता है हिस्ट्री के हिसाब से, क्या क्या हो सकता है? ठीक है, तो इतना लंबा हिस्ट्री है फीवर का। पहला एक तो उसके चलते जो DD होगा, दूसरा क्या होगा फीवर विद कन्वर्सन, है ना, और एल्टर्ड सेंसरी बीच में रहा है इसको। ठीक है, तो फीवर और कन्वर्सन के 1 महीना से ज़्यादा का हिस्ट्री में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। पहले जो सबसे कम, एक तो फेब्राइल सीजर ऐसे ही रूल आउट हो जाएगा। 1 महीना तक फेब्राइल सीजर तो आप नहीं बोल सकते हो, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दूसरी बात सबसे कॉमन जो हमारे तरफ बीमारी होती है वो क्या है, AES है, जिसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं। एक्यूट इंसेफेलाइटिस, तो नाम ही है एक्यूट इंसेफेलाइटिस। 1.5 महीने का तो एक्यूट हिस्ट्री रहा है नहीं रहा, ये तो क्रोनिक चला गया, लंबा हो गया ना, लंबा एक्यूट हिस्ट्री नहीं है। तो एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम में ऐसे फिट बढ़ जाता अगर 1 महीने की हिस्ट्री नहीं होती, 1.5 महीने की नहीं होती तो उससे भी ये बाहर चला गया। और क्या हो सकता है, ऐसा क्या कंडीशन, इतना लंबा फीवर होगा और कन्वर्सन होगा, एल्टर्ड सेंसरी भी बची जाएगी। अभी तो है एल्टर्ड सेंसरी बेटी है, ये पूछे ना कुछ खाना पीना मांगे कोई नहीं, उल्टा पुल्टा बोल रही है, बउआ आ रही है, मतलब बउआ आने का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है बउआ आने का मतलब क्या हुआ, टेलेरियन टाइप से बिहेव कर रही है, कुछ उल्टा पुल्टा बोल रही है जो क्लियर नहीं है, इसका सेंस नहीं है ना। तो सबसे जो कॉमन हमारे इंडिया में सब बीमारी है क्या है, इसके लिए ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस की पॉसिबिलिटी हमेशा दिमाग में रखना है जब इतना लंबा। और क्या हो सकता है, हाँ ठीक है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजॉर्डर्स भी हो सकता है, लेकिन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजॉर्डर में जनरली इतना सिग्निफिकेंट फीवर की हिस्ट्री नहीं रहेगी, वहाँ सीजर हो सकता है और लॉस ऑफ एक्वायर्ड माइलस्टोन होगा, ठीक है ना, तो लेकिन ये नहीं होगा। तो इसलिए फीवर नहीं है तो, फीवर है तो वाला उस साइड बाद में डेटिंग में आएगा, पहले नहीं आएगा। और क्या हो सकता है, काला जार, ठीक है, काला जार में जो क्रोनिक फीवर की हिस्ट्री है उसमें से मलेरिया हो सकता है, और मलेरिया का जोन है तो हमारे एरिया में मलेरिया नहीं होता है, काला जार का जोन है तो हमारे में काला जार हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन नॉर्मली काला जार में कन्वर्सन और एल्टर्ड सेंसोरियम नहीं होता है, बहुत होता है अगर काला जार कॉम्प्लिकेट कर गया, मानते हैं कि इंट्राक्रैनियल हेमोरेज हो गया है, ठीक है ना, या इंसेफेलोपैथी में बच्चा चला गया, तो वो भी एक DD हो सकता है, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो नीचे जाएगा। और क्या हो सकता है जो क्रोनिक किस तरह से कराए, जितना भी बैक्टीरियल कॉजेज है नॉर्मली सब तो एक्यूट कराएगा। नॉर्मल इंडिया में क्या होता है, H इन्फ्लुएंजा से होता है,
छोटा बच्चा होता है तो इक्वलाइट प्रोटीज क्लेविसला से होता है, नियोनेट वगैरह में। और बड़े बच्चों की से होता है स्टैफ से, स्टेप्टो से, नीमो से, सब में क्या होता है एक्यूट होता है, इतना क्रोनिक नहीं होता है। बैक्टीरियल में और किस में होता है जिसमें थोड़ा लंबा होता है? एक दो बैक्टीरिया इसमें लंबा हो सकता है, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो है डॉक्सीसाइक्लिन है। हाँ? बोलो कुछ एटिपिकल जो बैक्टीरियल, हाँ तो जैसे कि लेजियोनेला के कारण, क्लेमाइडिया से जो एटिपिकल होता है ना वो सब लंबा जाता है। और क्या होगा, कितना लंबा हो जाएगा? फंगल, खासकर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड अगर पोस्ट है, HIV पॉजिटिव है, कॉन्जेनाइटल है, तो क्रिप्टोकोकस का अगर होगा इन लॉन्ग जो मेनिंजेंसेफेलाइटिस कॉजेज को बता रहे हैं, यानी क्रोनिक वाला, उसमें जो इतना फंगल कॉजेज लाइक क्रिप्टोकोकस वगैरह हुआ तो उसके चलते जो होगा वो हो सकता है। उसके बाद और क्या होता है? प्रोटोजोअल लाइक न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस भी हो सकता है, लेकिन इस तरह का न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस का प्रेजेंट करता है जब बिल्कुल वाइड स्प्रेड न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हो, एकदम डिसेमिनेटेड हो, बहुत सारा न्यूरोसिस्टिक सर्कस जो है पूरा ब्रेन में फैला हुआ है, तब लॉन्ग हिस्ट्री फीवर का होगा, कन्वर्सन एंटरसेंसरी में 1.5 महीने का होगा, उसमें हो सकता है। और क्या होगा? अकैंथामीबा, ठीक है ना। जैसे कि प्रोटोजोअल में दो कॉमनली कराता है, अकैंथामीबा कराता है और निजलेरिया कराता है। तो निजलेरिया जो कराता है एक्यूट कराता है, उसमें जनरल हिस्ट्री कराती है, जो बुक में क्लू देता है स्विमिंग की हिस्ट्री रहती है। यंग मेल रहेगा जो स्विमिंग पूल कुछ दिन पहले यूज किया रहेगा और अचानक से आएगा तो उसको फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, नेक रेट ये सब डेवलप किया, तो ये क्या होता है? वो क्लासिकल हिस्ट्री होती है लेजियोनेला की। अकैंथामीबा में क्या होगी? ये क्रोनिक, इसका नाम ही है क्रोनिक ग्रैनुलोमैटस इंसेफेलाइटिस। तो ये सारा कॉजेज ही आएगा। और क्या कॉज हो सकता है? अब तो ये तो इन्फेक्शस कॉजेज हो गया, दूसरा क्या हो सकता है? कभी कभी मेटाबॉलिक कॉजेज भी होता है, इसमें फीवर उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जैसे कि ऑटो इम्यून में कौन सा? ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस का नाम है NMDA, ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस, ठीक है। तो उस तरह का जो चीज़ है ना क्रोनिक DD में जाएगा। और बाकी जितना भी क्रोनिक कॉज है फीवर का, आपसे पूछे कि लॉन्ग स्टैंडिंग कॉज ऑफ फीवर क्या होता है इंडिया में? क्या होगा सबसे कॉमन? एक तो टीबी होगा, और क्या होगा? मलेरिया, काला जार, अभी आप लोग बताया काला जार होगा। और क्या होगा? इंटेरिक फीवर भी होता है। अब मानते हैं इंटेरिक फीवर इसके DD में आएगा, मानते साहब आपके पास क्लू है कि आपने बोला कि टाइफाइड डॉट चलो पॉजिटिव था, क्लू तो है आपके पास। इंटेरिक फीवर भी क्या होता है? जनरली 4 वीक 6 वीक्स का फीवर लेकर तो आता ही है। और इंटेरिक फीवर का एक कॉम्प्लिकेशन होता है इंटेरिक फीवर इंसेफेलोपैथी। तो इंटेरिक फीवर जो इंसेफेलोपैथी होता है तो उसमें भी इस तरह का बच्चा प्रेजेंट कर सकता है, फीवर, कन्वर्सन और अल्टर्ड सेंसेशन। उसमें भी एनिजिस्मस का साइन वाइन पॉजिटिव होता है, तो वो भी एक क्लोज DD है। तो कॉमनली इतना सारा। तो अब हम लोग इसको अब नेगेटिव रूल आउट करना होगा बाकी सबको, तो फिर कैसे बताएंगे? जैसे आपने बताया कि फैमिली में कॉन्टैक्ट का हिस्ट्री नहीं है या है, उसको TB से रूल आउट कर सकते हैं। और क्या होगा? कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट है कि नहीं है, इसके बारे में आप नेगेटिव हिस्ट्री में बता सकते हैं, ठीक है। फैमिली में कोई ऑटो इम्यून डिजॉर्डर की हिस्ट्री है या इसमें बच्चे में और कोई ऑटो इम्यून डिजॉर्डर का कोई हिस्ट्री तो नहीं था, NMDA रिसेप्टर वाला, तो वो सब अगर कुछ आता है तो फिर और भी ऑटो इम्यून कॉजेज में आएगा तो सब थोड़ा बहुत नीचे DD में चला जाएगा, जैसे कि मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें, लेकिन CNS का इन्वॉल्वमेंट होगा तो भी वो ऐसे प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो अब आगे आते हैं हम लोग। चलो बर्थ हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री में कुछ सिग्निफिकेंट तो नहीं बताया था आपने? Sir, the child had similar complaints in 1 month और फिर she was taking 1 मंथ का तो अब सिमिलर नहीं, अब जो भी आप बताएंगे सिमिलर उसके पहले ये तो HOPI हो गया, उसके बाद पहले वाला पास्ट हिस्ट्री में जाएगा। हाँ, So there is a history of cough of 4 to 5 days back, which was eventually relieved after taking drugs. ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं। और So उसके बाद birth history, उसके अलावा past history में सारा कुछ significant है। उसके बाद फिर Birth history में she was a full-term baby, delivered normally at home. Birth weight was told to be normal. Duration of labor was unknown, and immediate cry after birth was present. Initiation of breastfeed was done within 1 to 2 hours after birth.
All developmental milestones were appropriate for the age. Proper history of immunization was not provided. The family history, but there is no history of such illness in the family. There is no history of TB in the family. The family lives in a kacha house with a separate arrangement for sanitation. A father is carpenter and mother a housewife. Both parents are not कुपुस्वामी स्केल देखा आपने? कुपुस्वामी स्केल मॉडिफाइड कुपुस्वामी देखिएगा तभी तो आदत लगेगी, है ना? तो एक बार पीएसएम खोलना है और मॉडिफाइड जो है कुपुस्वामी स्केल देखना है और तब आपको उसका कंडीशन बताना है। बाकी तो जो पहले के तरीका था कि क्या आगे कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, टॉयलेट बाथरूम कैसा हम यूज़ करते हैं और पर कैपिटल कितना, तो वो सब बदल गया है ना? तो उसके हिसाब से आपको करना है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है सब कुछ। और बताओ आगे। On general examination, the child appeared sick and is lethargic. Her respiratory rate was 32 per minute. Temperature was 101 degree Fahrenheit when measured by a digital thermometer. ऐड कहाँ पे? Axilla. राइट लेफ्ट ये बताना है आपको कि राइट लेफ्ट जिला लेफ्ट जिला, ठीक है? आगे Height of the child is 120. पहले तो आप एक जो शुरू करते हैं पूरा, अगर वाइटल से आपने शुरू किया तो वाइटल पूरा कर लीजिए। अगर आप एंथ्रोपोमेट्री पूरा शुरू किए तो एंथ्रोपोमेट्री पूरा कीजिए। एक जो शुरू किया पूरा कीजिए, बताइए। Sir, respiratory rate 32 per minute. Temperature 101 degree Fahrenheit. बस नहीं देखा, ठीक है चलिए आगे। स्पीडो देखा यहाँ पे देख लेता है तो स्पीडो देखना है, बैठा लगा हुआ ऑक्सीजन सेचुरेशन है कि नहीं है, ऑक्सीजन तो लगा नहीं है, इसको देख लेते हैं, ठीक है? फिर एंथ्रोपोमेट्री बताइए। The height of the child is 122 centimeter, weight 19 kg. अब देखो हाइट यहाँ पे अगर ले सकते तो ले लेंगे, नहीं तो अदरवाइज बच्चे में हाइट लेना आसान नहीं है क्योंकि बच्ची खड़ी तो हो नहीं रही है, मदर फादर इसको उठा रहे हैं, तो क्या लेंगे? लेंथ कैसे लेंथ लेंगे? स्टेप कार्ड तो कैसे यूज करेंगे? सीखिए आपका डायरी रिकॉर्ड दो। एक तो यहाँ पे रखा हमने, तो बिल्कुल इसको स्ट्रेट रखा है एनाटॉमिकल पोजीशन में, एक बिल्कुल यहाँ रखा है, इसको पकड़ो और एक जो लिया इसको और इसको ना 90 डिग्री पे कितना टाइट हो सकता है, ठीक है ना? यहाँ से यहाँ तक टेप लगाकर मेजर किया, तो इसको क्या इसे कैसे करते हैं? ये लेंथ, ठीक है? लेंथ को ऐसे, तो यहाँ पे जब बच्चा जो सिक है तो लेंथ बताएंगे। फिर और क्या देखा आपने? Arm circumference is 17 centimeter. Head circumference. मिड आर्म, मिड अप सर्कल ठीक है? कितना मिनिमम कितना होना चाहिए? 11.5 सॉकेट कब येलो है कब ग्रीन है? उसके बाद रेड में, हेड सर्कमफ्रेंस 50 centimeter and chest is 66 centimeter. ये आपने लिया है। और अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट उसको ले लेना है, तो लिया है तो जो लोअर सेगमेंट कहाँ से लेंगे? प्यूबिक सेंटर से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है? आर्म स्पैन, ठीक है? बच्चे को बोलेंगे खड़े करके आर्म स्पैन लेना चाहिए, ये ठीक है? अगर ये डेबिलिटेटिंग है तो भी आप उसको ले सकते हैं। एक बार मेरे को करके दिखाओ जरा इसको। टेप है किसी के पास? नहीं हो किसी के पास टेप है? बोलो नहीं पार्टी बनी है क्राइटेरिया तो इसका फिक्स है, पता है ना? पहला तो अनएम्प्लॉयड होना चाहिए वापस है, दूसरा लेजी होना चाहिए, रूम में पड़े रहना है, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऑनलाइन हमेशा होना चाहिए। टेप नहीं है किसी के पास, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, टेप रहे तो हम दिखाएंगे कि इस बार एग्जाम अभी 2-3 दिन पहले आप लोग का एग्जाम खत्म हुआ है सीनियर का। मैक्सिमम लोग जो है ना हेड सर्कमफ्रेंस, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस भी नहीं दिखा पा रहे, तो इसको हम लोग हल्के में लेते हैं जब एग्जाम में, लेकिन दिखा नहीं पाते हैं। लगता है कि यार ये कौन सी बड़ी चीज़ है तो कर लेंगे, सबको ही लगता है, लेकिन जब करने का टाइम आता है तो फिर आदमी नहीं कर पाता है। तो एक बार किसी को बोलना उधर से उन लोग के पास है, पीजी लोग के पास है, मांग लेंगे। इस साइड में जो पीजी लोग बैठे हुए हैं ना, विनीता लोग ला रहे हैं टेप, आगे बताइए आप। So there is no pallor, icterus, clubbing, cyanosis, edema, lymphadenopathy present. उसके बाद सर मेन एग्जाम CNS एग्जामिनेशन
On CNX examination, the child was conscious but lethargic and disoriented with delayed response and irrelevant speech. The child was disoriented to time, place and person. Memory was impaired as she could not recall earlier events easily. No signs of delusion or hallucinations were present. Could be elicited. डिलीजन के लिए तो आप बात करेंगे तब तो पता चलेगा. Could not be elicited. जो नहीं कर पा सकते मानते हैं अनकॉन्शियस बच्चा, तो बहुत सारा टेस्ट आप नहीं कर सकते. स्पीच अगर कुछ बताती नहीं है, कुछ बोलती ही नहीं है, तो स्पीच कहाँ से इवेल्युएट कर पाएंगे? स्पीच भी आप उसमें कुड नॉट बी इवेल्युएट करके आप निकाल सकते हैं. अनकॉन्शियस या सेंसोरियम वाले में तो बहुत लिमिटेड करना है. कॉन्शियस से तो सारा टेस्ट करना होगा. जैसे मेमोरी, तो मेमोरी के बारे में भी कि आप एक सेंटेंस बोलेंगे या छोटी स्टोरी सुनाएंगे 3 लाइन की, उसके बाद उसको बोलेंगे, रिपीट करेंगे, तब तो जब वो इस लायक रहेगी तभी तो फिर आप कुछ बता नहीं रहे. अच्छा, ऐसे आपसे क्या क्या बात कर रही है? आपने नाम पूछा तो नाम बताइए. हाँ, कहाँ घर है, फादर मदर, उसके बारे में नहीं बताया. वो कौन है तो नहीं बता पाती. नाम क्यों नहीं बता रहे? और कुछ पूछने पे लाइक कुछ और बता रही थी. पूछा क्या खाया आपने, तो फिर कल स्कूल गई थी मैं. इतना सब बोल रही थी. हाँ, इररिलेवेंट स्पीच. ठीक है, तो सही है. तो आपने सही बताया, रिलेवेंट स्पीच है और टाइम प्लेस पर्सन के साथ ओरिएंटेशन नहीं सही बताया आपने. ठीक है, तो साइकेट्रिक फीचर्स कुड नॉट बी एलिसिटेड, बाकी सब क्लियर है. और आगे On examining for signs of meningeal irritation, neck rigidity was present. हाँ, उसके पहले जैसे कि एक तो सबसे पहले तो जितना मेमोरी, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के बारे में बताने हैं आपको. ठीक है ना. तो इंटेलिजेंस कहाँ से? क्लासरूम. अभी 1 महीना पहले तक क्या इंटेलिजेंस था ये तो बता सकते हैं. अभी तो सब कुछ डिस्प्यूटेड रहेगा. 1 महीना पहले जब ठीक थी तो इंटेलिजेंस का लेवल क्या था और अभी इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, ये भी बताना है. बाकी तो अपने बताएं थे. कॉन्शियसनेस को आपको किसने बताना है? BCS स्कोर पे बताना है, ना कि ऐसे ही बता देना है. तो कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है? BCS मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन स्केल 8/15 है, 7/15, 18/15, व्हाटएवर. उसमें EVM बताना है. IOP अलग से, वर्बल अलग से, मोटर अलग से. इसका कितना स्कोर है आपको बताना है. तो ठीक है, तो हायर मेंटल फंक्शन आपने कर लिया. उसके बाद कहाँ पे आएंगे? Meningeal irritation. उसके पहले क्रैनियम है, स्पाइन. क्रैनियम में क्या देखेंगे? सही तो नहीं, वो छूट गया, मिस हो गया. बैठ नहीं पा रही थी. बिल्कुल वैसे भी देख के बता सकते हैं. The shape and size and symmetry of the cranium or skull appears to be normal. आराम से हो जाओ. और उसके अलावा there is no evidence of any sutural separation और sutural dehiscence. इस एज में मिलेगा भी नहीं, लेकिन आपको बताना है. No evidence of any cystic mass और meningomyelocele over the ऑक्सीपोर्ट. ठीक है, इस एज में ऐसे भी एंटीएपोर्ट पोस्टीरियर फ्रंटल का रहेगा नहीं, बड़ी बच्ची है. उसके बाद क्या करेंगे बताए थे? स्पाइन. तो सपोज कि अब तो इसको खड़ा तो हम कर नहीं सकते हैं, तो हम जिस साइड में है लेफ्ट में, ये क्या है देखो तो लंबर पंक्चर किया. आज ही लंबर पंक्चर किया है. तो लंबर पंक्चर का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? मोस्ट कॉमन दैट इज द मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन. मोस्ट कॉमन इज हेडेक, है ना. तो क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे स्पाइन को पहले देखेंगे, फिर तो बाद में करेंगे. पहले इंस्पेक्शन वाला कि स्पाइन इज देयर नो एविडेंस ऑफ स्कोलियोसिस और काइफोसिस, नो गिब्बस, नो सैक्रल मेनिंगोमाइलोसील. इसको हटा के पूरा देखना होगा आपको, पूरी तरह से इसको एक्सपोज करके देखना होगा. यहाँ की बनी हुई है. और देयर इज नो एविडेंस ऑफ सैक्रल साइनस और फिस्टुला. उसका इम्पोर्टेंस क्या है कि वहाँ से भी जो है इन्फेक्शन ट्रैवल कर सकता है. तो ये उसके बाद आप लोग टच करके देखिए कोई टेंडर पॉइंट है कि नहीं है, कोई गिब्बस तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है. ये क्रैनियम एंड स्पाइन आपने बता दिया बस आराम से. उसके बाद उसके बाद नॉर्मली 2 है कि या तो साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन आप पहले बता दीजिए, या जनरली लोग उसको बाद में रखते हैं. ठीक है ना. तो ठीक कोई बात नहीं, पहले साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन बताइए आप. एग्जाम में बाद में ही रखना है उसको. हाँ, neck rigidity was present. Chronic sign of disease was positive. साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन सारा कुछ. एक और टेस्ट होता है मेनिंजियल इरिटेशन का, कौन सा होता है? SRL. सारे
स्ट्रेट लेग राइजिंग वो भी होता है, लेकिन आपको आपके टाइम में नहीं बोलना है, आप वहीं से बोलिए जितना आपने स्ट्रेट लेग चलो बताओ। स्ट्रेट लेग राइजिंग नेक फ्लेक्शन ये लेग फ्लेक्शन हो गया करने चलो कोई बात नहीं, हम एक बार शो करते हैं, पहले भी दिखाया है मैंने, है ना, उसको फिर से एक बार दिखा रहे हैं। तो नॉर्मली क्या है, इसका वीडियो बना लेना, ठीक है, इसका सामने से बना लेना, बाद में नहीं याद रहेगा तो कम से कम एग्जाम के टाइम में आप देख सकते हो। तो अगर पेशेंट इज कोऑपरेटिव एंड कॉन्शियस एंड वेल ओरिएंटेड, जो कि पेशेंट नहीं आती, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बैठने को बोलेंगे, और बैठ कर क्या बोलते हैं, बैठ जाओ, हाथ को एनाटॉमिकल पोजीशन में बैठना है, और उसको क्या करना है, उसको आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है पहले कि अपने माउथ को क्लोज करके चिन को कहाँ से बिल्कुल एनाटॉमिकल पोजीशन में आदमी रहेगा, और उसको बोलिए कि जो माउथ को क्लोज करना है और चिन को क्या करना है, टच करवाना है, बिल्कुल फ्रीली से टच करो, और उसमें क्या होता है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, मुंह खोल देते हैं, ऐसे करेंगे नहीं, आपका माउथ क्लोज होना चाहिए तब, तो बिल्कुल टच कर रहे हैं खुद से, तो यानी कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ नेगेटिव, तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वॉलंटरी करके दिखा रहा है। और मानते हैं ये तो उस तरह की बच्ची नहीं जो बैठ पाए, बैठ जाओगे, बैठ पाती कि नहीं बैठ पाती है, बैठ पाओगे, समझती है, तो फिर आपको क्या करना, वो बैठ नहीं सकती, तो फिर हमको पैसिवली जो है नेक की रिजिडिटी को देखना होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, अपने राइट हैंड से, राइट साइड में, तो राइट हैंड से इसके कहाँ जाएंगे, ऑक्सीफुट पे जाएंगे, ठीक है, और इसको जो है जैसे अपोजिट साइड में, हमको इस साइड में होना चाहिए, तो हमको लेफ्ट साइड में है, लेकिन इसको करना होगा तो दो तरीका होता है, या तो इस हैंड को फ्री रखेंगे, जैसे कि इन्होंने किया, सही किया था, ऑक्सीफुट पे रखेंगे और ट्राई करेंगे कि इसको जो चिन को जो है ना, इसको नेक को फोल्ड करने का ट्राई करना है, बच्चे को नहीं उठाना है, नेक को फोल्ड करना है, इस तरह से प्रेशर डालना है कि ये फोल्ड होकर इसमें सटे, देख रहे हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, बच्चा पूरा का पूरा उठ जा रहा है, ये क्लियर कट नेक रिजिडिटी, ठीक है ना। दूसरा एक और तरीका होता है, ये सही तरीका है, पहला इसी से यहाँ में ऐसे ही दिखाना है, इसको पकड़ा मैंने, अब बिना कुछ इसको छेड़छाड़ किए हुए टच करने का ट्राई किया, लेकिन बच्चा पूरा का पूरा नेक रिजिडिटी, इतना बड़ा गैप है, नॉर्मली क्या होगा, इसमें सट जाएगा, ये है ना। दूसरा कि लगता है कि बच्चा रिजिड खुद से कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, कंफ्यूजन है आपको, तो क्या करेंगे, एक हाथ यहाँ जाएगा और एक हाथ चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, अब पूरा का पूरा नहीं उठ पाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान देना है, तो अब हम जो टेस्ट करेंगे नेक रिजिडिटी का, तो साथ साथ में क्या होगा, आप ब्रुजिन्स्की साइन भी देख सकते हैं, अभी हम जो टेस्ट करेंगे उसमें। तो ब्रुजिन्स्की साइन में क्या होता है, ब्रुजिन्स्की का दो साइन होता है, ब्रुजिन्स्की नेक साइन और ब्रुजिन्स्की लेग साइन। जब नेक को आप फोल्ड करेंगे, है ना, नॉर्मल पोजीशन से, तो क्या होगा, सडन लेग फ्लेक्शन ऑफ द नी पे सडन फ्लेक्शन होगा, तो ये क्या हुआ, ब्रुजिन्स्की नेक साइन। और क्या करेंगे, अगर एक लेग को अगर हम सडन फ्लेक्स कर रहे हैं, ऐसे सडन, तो इसका भी अगर फ्लेक्शन हो रहा है, तो क्या हुआ, ये ब्रुजिन्स्की लेग साइन। तो देखो हम कर रहे हैं, तो ये तो नेक रिजिडिटी का पॉजिटिव, इसमें क्लियर नेक रिजिड है, बिल्कुल रिजिडिटी है। अब इसमें ये हाथ रखा है मैंने, एक चेस्ट पे रखा, ठीक है, अब इसको हम इसमें टच करने का ट्राई करेंगे, ये दिखा आपको, क्या था ये, ब्रुजिन्स्की नेक साइन, बहुत क्लियर था, अच्छा, बहुत कम दिखता है। तो आप जब, तो दोनों तरीका गलत नहीं, दोनों तरीका सही है। सही तरीका क्या है, पहले आप नेक रिजिडिटी दिखाने को बोला जाएगा, तो आपको सिंगल हैंड यूज करना है, अगर आप ऐसे ही करते हैं वो भी गलत नहीं, सही नहीं, सिंगल हैंड भी करना है, लेकिन इसको इस तरह करने का फायदा क्या है, एट द सेम टाइम आप नेक रिजिडिटी भी देख लिया आपने, साथ में लेग साइन भी देखा, दोनों देख लिया आपने, ठीक है ना। क्योंकि इसका मैंने जो किया, जबरदस्ती किया, क्योंकि बहुत पेनफुल था, वो चिल्लाई है, रोई है ना, जबरदस्ती तो करके आप कर ही देंगे, लेकिन वो पेनफुल है, तो अब क्लियर आपको होना चाहिए उसको। तो नेक रिजिडिटी हो गया, ब्रुजिन्स्की नेक साइन हो गया। अब हम आते हैं, ब्रुजिन्स्की का एक पार्ट बच गया, उसको भी देख लेते हैं। तो क्या होगा कि इसको दोनों हाथ से फिक्स करेंगे, थाई का मिड पार्ट पकड़ेंगे और काफ मसल, ठीक है। और इसको क्या करना है, नी ज्वाइंट को फोल्ड करना है, सडन मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है ना,
स्लो मूवमेंट नहीं होना चाहिए, सडन मूवमेंट। मतलब ये पकड़ा मैंने, ठीक है, तो इसमें बहुत खास दूसरा लेग का है थोड़ा सा हुआ था, लेकिन बहुत क्लियर कट नहीं, जितना क्लियर नेक साइन था उस तरह से नहीं, बहुत माइनर था। तो जिसकी लेग साइन बहुत क्लियर कट नहीं है। अब हम देखेंगे क्या कर्निक्स। तो कर्निक्स के लिए क्या है, कर्निक्स के लिए कायदे से क्या होगा आपको, ये कौन सा मसल है, क्वाड्रिसेप्स, और पीछे क्या है, हैमस्ट्रिंग। तो इसको कायदे से आपको ना पूरा पूरा एक्सपोज करना है। एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी एग्जामिनेशन में। पहला एग्जामिनेशन आप कहीं देखेंगे, आप एक्सपोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एब्डोमेन की एग्जामिनेशन, जब तक एक्सपोज नहीं करेंगे किसी से कोई मतलब नहीं। तो इसमें क्या है, आप अक्सर एग्जामिनेशन में कर्निक्स तो 90 दिखाते हैं, बार बार वार्ड में दिखाने के बावजूद भी गलत दिखाते हैं। एक तो तुम लोग यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखते हो, समझे ना, आती एक बात बताती है, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे ना 90% से ज्यादा वीडियो ना मतलब फेक, फालतू और गलत तरीका से किया रहता है। कोई कुछ भी वहाँ दिखा देता है और आप लोग फिर एग्जाम में वही दिखाते रहते हैं। सही वही है जो मैक्लियोड में लिखा है, सही वही है जो हचिसन में लिखा है, वही सही है। बाकी सब कुछ अपने से बना के ड्रामा किया हुआ ना, सही का सही एग्जामिनेशन नहीं है। तो जो हचिसन ने दिया है वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको फोल्ड करना है हिप जॉइंट को 90 डिग्री पे और नी जॉइंट को 90 डिग्री पे। कैसे फोल्ड करेंगे, तो आपका राइट हैंड जाएगा हैमस्ट्रिंग मसल पे, ठीक है, और ये जाएगा एंकल जॉइंट पे, ठीक है। देखिए इसको मैंने फोल्ड किया, 90 हुआ ना, दोनों 90 डिग्री पे है। तो ये पोजीशन पे पहले आपको लाना है, तब एग्जामिनर यही देखिए कि आपने पकड़ा कैसे है। तो मैंने क्या किया है, हम ऐसे लोग कैसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे पकड़ते हैं। तो आपने पकड़ा ही गलत, आपको कहाँ पकड़ना है, क्योंकि स्पाज्म किसका होता है, तो आपको स्पाज्म को फील करना है। तो आपको हाथ कहाँ होना चाहिए, तो हैमस्ट्रिंग पे पकड़ा। और इसको नॉर्मली 90 डिग्री है, 135, तो ये नहीं आप करके देखोगे आपको पता जाएगा। इतना अच्छा, बहुत कम बच्चों का इतना अच्छा कर्निक्स मिलता है। तो यहाँ तो हमको दिख ही रहा है मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, और यहाँ पे जो स्पाज्म हो रहा है वो आपको फील करना है, ठीक है ना। 90 डिग्री पे है, ये तो स्टार्ट करेंगे, ये मूव नहीं हो रहा है, बहुत टाइट है, यहाँ पे स्पाज्म जा रहा है। नॉर्मली 90 to 135 तक के बीच में स्पाज्म नहीं जाता है, ये वो मुश्किल से 120 अभी कायदे से ही 135 ऊपर जाने लगे, ये भी लेग फोल्ड करने लगे। तो यहाँ कर्निक्स पॉजिटिव है, तो बहुत अच्छा कर्निक्स है। तो कर्निक्स करने का तरीका क्या हुआ, क्लियर है। 90 डिग्री पे लेंगे हैमस्ट्रिंग, इस वाले हाथ को ये देखो, और 90 डिग्री पे दोनों है ना, हैमस्ट्रिंग ये हुआ, और इसके बाद इसको ये जाएंगे ऊपर। तो 190 to 135 के बीच में अगर लॉक हो जा रहा है तो ये कर्निक्स पॉजिटिव है। नॉर्मली 135 के ऊपर नॉर्मल पर्सन पे भी पेनफुल होता है और लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत क्लासिकल साइन है, बहुत आसान साइन है, मतलब कि बहुत इसमें एलिसिट कर देना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए। और एग्जाम में ये जो होता है ना, आपको डिफ्रेंशिएट करता है बाकी बच्चों में और आप में। या आपने अगर ये शो कर दिया ना, तो आप 65% से ऊपर वाले हैं, ठीक है। इसके ऊपर और अच्छा आपने बताया तो फिर अलग बात है। तो इतना हो गया वाला 3 पार्ट। इससे इसमें स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट भी इसी के अंदर आता है, साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन में, लेकिन आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल में उसकी जरूरत नहीं है। क्या हो गया, हाँ क्रेनियल बताओ, चलो क्या किया ही नहीं आता है, ठीक है। चलिए तो कोई बात, इसको हम लोग देखते हैं क्रेनियल रिएक्शन कैसे करेंगे। उसके बाद मोटर नर्व एग्जामिनेशन में सर टोन और मसल ऑफ डिक्रीज था, पर पावर कुड नॉट बी एक्सेस। उसके अलावा सेंसरी एग्जामिनेशन, द चाइल्ड वाज रिस्पोंडिंग एप्रोप्रिएटली पेनफुल एट दैट टाइम। ठीक है। मोटर में तो आपने कुछ नहीं किया, पावर वगैरह चेक नहीं किया, और नी जर्क सब देखा, नी, एंकल, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ट्राई किया नहीं ट्राई किया, ट्राई करो। यहाँ ट्राई नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में कैसे, चलो ट्राई करो, दो उसको नंबर दो। सीनेस पढ़ने आया, सीनेस पढ़ने आया हो, ना हैमर है ना टेप है, कुछ नहीं है, बस सब ऑनलाइन पढ़ाएंगे। नहीं पूछो मैडम साहब लोग के पास विंडोज क्या है, पीजी लोग के पास
अच्छा केस था, हम डिमोस्ट्रेट केस से मंगवा ले बोल के व्हाट्सएप में। ये अच्छा केस है, हम demonstrate उमंग कर उसके सकते टेबल हैं, पे है। बात करेगा। उमंग उसके टेबल पे है। अरे इतना सारा जूनियर कल ही देखे हैं साले। क्या था हम लोगों ने? नर्व्स बचा हुआ था, नर्व से पहले क्रेनियम और स्पाइन का एग्जामिनेशन तक बताया था आपने। उसके बाद हम हायर मेंटल फंक्शन कर लिया था हम लोगों ने, क्रैनियम एंड स्पाइन भी कर लिया था हम लोगों ने। उसके बाद इसके साइंस ऑफ मेनिंज इरिटेशन भी कर लिया हम लोगों ने। अगला क्या है? क्रैनियल। तो क्रैनियल थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, 12 चलो उसको